अब लैंड रिफॉर्म्स को पढ़ने के लिए पहले हमें बिफोर इंडिपेंडेंस टाइम में जाना पड़ेगा, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे तो तीन पॉपुलर आपके लैंड रिफॉर्म मूवमेंट रहे हैं, या लैंड रिगार्डिंग आपके इंसिडेंट्स रहे हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम में भी लैंड रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है। वो तीन ऐसे कौन से सिस्टम्स थे? फर्स्ट वन वाज जमींदारी सिस्टम, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट भी बुलाते हैं। इसका ईयर था आपका, बताइए आप, 1793। सेकेंड वन वाज रैयतवाड़ी सिस्टम, इसका ईयर था आपका 1820। ओके, एंड थर्ड वन वाज महलवाड़ी सिस्टम। 1822। नो, इट्स 1822। तो ये तीन ऐसे मेजर सिस्टम्स थे, आप लिख सकते हो। ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे आपके तीन: जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम एंड महलवाड़ी सिस्टम। जो लैंड रेवेन्यू के सोर्सेस थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एक्सट्रैक्ट किया जा सके। जो भी फार्मर्स या जो भी पर्सन्स आपके फार्मिंग में इन्वॉल्व थे, और मेजोरिटी जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो फार्मिंग में ही इन्वॉल्व थी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उस टाइम पे इंडस्ट्रीज इतनी एडवांस नहीं थी या स्टैब्लिश नहीं थी, जिसकी वजह से फार्मिंग ही मेन ऑक्यूपेशन था इंडियंस का। अब बात आती है कि जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम होते क्या हैं। तो सबसे पहले जो था आपका जमींदारी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम और क्या बुलाते हैं? परमानेंट सेटलमेंट। एक एक्ट लेके आए थे ब्रिटिशर्स, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जिसकी वजह से जमींदारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था। अब जमींदारी सिस्टम जो है, इसमें नाम से ही क्लियर है कि कोई पर्सन है जिसको अपॉइंट किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, जो कि लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर सके, जो टैक्सेस फार्मर्स पे अप्लाई हो रहे हैं, तो उसको हम बुलाते हैं जमींदार। जमींदार वो मीडिएटर था, इंटरमीडिएट था, जो ब्रिटिशर्स और फार्मर्स को कनेक्ट करता था। जमींदार फार्मर्स से रेवेन्यू कलेक्ट करता था और ब्रिटिशर्स को उसका एक हिस्सा, मेजर हिस्सा जो था उनको देता था। अब कितना हिस्सा? टोटल जो था, टोटल जो कलेक्शन थी उसके 11 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, और उसमें से 10/11 जो था वो ब्रिटिशर्स को दिया जाता था, और जो 1/11 है, वन पार्ट है जो आउट ऑफ 11, वो जमींदार खुद रखता था। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म था उनके पास। तो जमींदारी सिस्टम को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, तो इसके अंदर जो था, जमींदार अपॉइंट किया जाता था, और जमींदार अपने पास कुछ हिस्सा रखता था फार्मर से जो कलेक्ट हुआ है, और जो मेजोरिटी जो हिस्सा था 10/11 वो ब्रिटिशर्स को देता था। अब बात आती है कि ये स्टार्ट किसके अंडर हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो उन्होंने इंडिया में इंप्लीमेंट करा। ये आइडिया किसका था? करेक्ट, इट वाज प्लान्ड बाय जॉन शोर। और इंडिया में किसने इसको पॉपुलराइज किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो जमींदार थे उन्हीं को ही रियल ओनर्स माना जाता था इस सिस्टम के अंदर। और अगर हम हायरार्की डिवाइड करें इसके अंदर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज देयर, आफ्टर दैट जमींदार्स, एंड लास्ट
पीजेंट्स। ब्रिटिशर्स फुल फ्लेज रूल नहीं करते थे, एक कंपनी के थ्रू वो रूल करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हाईएस्ट पोजीशन पर वो थे, बीच में जमींदार थे और पीजेंट्स थे। ब्रिटिशर्स क्यों डायरेक्टली पीजेंट्स को कनेक्ट नहीं करते थे? क्योंकि पीजेंट्स जो थे फिर रिवोल्ट करते थे उनके अगेंस्ट। तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा इंडिविजुअल हो जो हमारे बिहाफ पे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सके या टैक्सेस कलेक्ट कर सके फार्मर्स से। इसीलिए ज़मींदार को अपॉइंट किया गया, और ज़मींदार को ये लालच देकर अपॉइंट किया गया कि अगर वो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन में हेल्प करते हैं तो उनको भी वो उस ज़मीन के हिस्सेदार होंगे। रियल ओनर्स जो था उनको ही ट्रीट किया जाता था, चाहे वो ज़मीनें फार्मर्स की ही क्यों ना हो। तो आफ्टर परमानेंट सेटलमेंट और ज़मींदारी सिस्टम, ज़मींदार को ही रियल ओनर्स माना जाता था। ठीक है, उसके बाद सेकंड सिस्टम पे आते हैं रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी जो वर्ड आया वो रैयत से आया। रैयत का मतलब ही क्या होता है? पीजेंट्स। किसने स्टार्ट किया ये? सर थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड 1820 में स्टार्ट किया गया था। ये जो स्टार्ट हुआ था, मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, मेनली जो स्टार्ट हुआ किया गया था ये मद्रास, बॉम्बे एंड सम पार्ट्स ऑफ असम एज वेल। इन 3 लोकेशंस पे स्टार्ट किया गया था। जो जमींदारी सिस्टम था वो अराउंड आपका बंगाल के स्टार्ट किया गया था, जो प्रेजेंट डे बिहार, बंगाल, ओडिशा, और उसके अलावा नेबरिंग एरियाज में भी जो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में भी कुछ एरियाज हैं वहाँ पर भी ये स्टार्ट हुआ था ज़मींदारी सिस्टम। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़मींदारी सिस्टम स्टार्ट किया गया था। कुछ टाइम बाद रैयतवाड़ी जो है वो मद्रास, बॉम्बे और असम में स्टार्ट किया गया था। अब रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर जो था एक प्रिंसिपल फॉलो किया जाता था। इकोनॉमिक्स के अंदर एक इकोनॉमिस्ट है रिकार्डो। रिकार्डो की थ्योरी ऑफ रेंट यहाँ पे फॉलो की गई। रिकार्डो की थ्योरी ऑफ रेंट क्या कहती है कि किसी भी लैंड का रेंट ज़्यादा तभी होगा अगर वो ज़्यादा फर्टाइल है। मतलब कि अगर किसी भी ज़मीन का रेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी फर्टिलिटी को हम एज ए मेजर कैलकुलेट करेंगे, कंसिडर किया जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग रैयतवाड़ी सिस्टम में भी स्टार्ट किया गया लैंड रेवेन्यू का। अब इसमें क्या होता था, ब्रिटिशर्स जो है वो डायरेक्टली कलेक्ट करते थे मनी पीजेंट्स से। ठीक है, और पीजेंट्स को ही रैयत्स कहा जाता था। इसमें एक ड्यूटी लगाई जाती थी, तो ये आप लिख लीजिए। रेट ऑफ रेवेन्यू, रेट ऑफ रेवेन्यू वाज 50% फॉर ड्राई लैंड and 60% for irrigated land. 50% for dry land and 60% for irrigated land. आप परसेंटेज से ही समझ गए होंगे कितना ज़्यादा अमाउंट चार्ज किया जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा। करेक्ट। अब हम आते हैं थर्ड पे, महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम जो एस्टेब्लिश हुआ, महल वर्ड से, महल का मतलब ही होता है विलेज या एक कम्युनिटी जिसमें काफ़ी सारे फार्मर्स इन्वॉल्व थे। महलवारी सिस्टम आया 1822 एंड इट वाज स्टार्टेड बाय होल्ट मैकेंजी। महलवारी सिस्टम में जो मेन हाईलाइट थी वो क्या थी कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई। जो फार्मिंग में जितना भी आपका रेवेन्यू हो रहा है उसके ऊपर जो टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है वो पूरे विलेज को, विलेज एज ए महल। आपने बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल सुने होंगे जो अपने नाम के आगे जो सरनेम लगाते हैं वो अपना गांव का नाम लगाते हैं। वो जो गांव का नाम है वही ये महलवारी सिस्टम से ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि वो इंडिविजुअल्स उस महल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, विलेज लेवल पे जब कंबाइंडली लाइबिलिटी बनती है आपके टैक्सेस पे करने की, तो उसके अंदर सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो टैक्स पे किया जाता था फार्मिंग का।
अब इसमें जो ओनरशिप राइट थे वो तो फार्मर्स के ही पास थे, बट विलेज कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा अमाउंट ब्रिटिशर्स को शेयर करना पड़ता था। इसके जो मेजर एरियाज थे वो प्रेजेंट डे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंस एंड उत्तर प्रदेश, आगरा रीजन या उसके आसपास के जो एरियाज थे वहां पे काफी पॉपुलर हुआ। तो ब्रिटिशर्स द्वारा इतने ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन फार्मर्स के साथ किया गया और इतना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया गया कि प्रॉब्लम्स क्या आने लगी। एक तो ये बर्डन था उनके ऊपर। इंडिया में जो मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स थे उनके पास वो सारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी जो एक रिक्वायर्ड होता है फार्मिंग के लिए, बेसिक फैसिलिटीज़ तक नहीं। फॉर एग्जाम्पल इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स के पास, रेनफॉल के ऊपर तब भी डिपेंडेंट रहना पड़ता था। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती थी कि बहुत बारी ऐसा देखा गया कि जो क्रॉप है वो उस अमाउंट में हार्वेस्ट नहीं हो पाती जितना एक्सपेक्टेड था, जिसकी वजह से जो टैक्सेस पे करने पड़ते थे फार्मर्स को वो बियर ही नहीं कर पाते थे। और ऐसे बहुत बारी हुआ है कि कई फार्मर्स जिनके ज़मीनें थी उनको वो ज़मीनें देनी पड़ी बिकॉज ऑफ दिस बर्डन फ्रॉम ब्रिटिशर्स। तो ये रिपीटेड एक्सप्लॉइटेशन जब हुआ टिल द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये प्रॉब्लम्स फार्मर्स ने फेस की।